नमस्कार दोस्तों। आज हम प्रशासनिक चिंतकों में हेनरी फ्योल के बारे में चर्चा कर रहे थे। ये उसी अध्याय की तीसरी वीडियो है। आज इसमें हम चर्चा करेंगे फ्योल के विचारों की आलोचनाओं के बारे में। फ्योलवाद की कई स्तरों पर आलोचना भी की गई है। संरचनावादियों का तर्क है कि प्रकार्यात्मक वर्गीकरण पर इतना जोर देने के बावजूद फ्योल ने संरचनात्मक पहलू की उपेक्षा की है। विश्लेषण की अपनी इसी सीमा की वजह से फ्योल के विश्लेषणों को दोषी पाया गया है। फ्योलवाद के एक प्रमुख आलोचक पीटर ड्रकर का मानना है कि फ्योल ने संगठनात्मक ढांचे के सिद्धांतीकरण में कुछ बेहद गंभीर किस्म की गलतियां की हैं। मसलन उन्होंने संगठनात्मक जैसी एक सक्रिय गतिविधि पर आदर्श और सार्वभौमिकता जैसे यांत्रिक मॉडलों का बोझ लाद दिया है। यही नहीं, ड्रकर यह भी कहते हैं कि फ्योल ने प्रबंध सिद्धांत के लिए जो 14 सूत्र विकसित किए हैं वह एक दूसरे को दोहराते हैं। फ्योल द्वारा प्रक्रियात्मक संगठन की यह रूपरेखा 20वीं शताब्दी की शुरुआती सालों में तैयार की गई थी। हालांकि अनुभव के स्तर पर यह प्रकार्यवाद लाभकारी है, लेकिन तर्क और रचना के स्तर पर यह अक्षम है, क्योंकि यह महज एक आयामी है और सिर्फ संगठन की संरचना के पहलू के इर्द गिर्द ही रहता है। अगर अनुभवजन्य आधार को छोड़ दें तो फ्योल व्यापक प्रबंधन सिद्धांत की उत्पत्ति के लिए जो आधार विकसित करते हैं वह बहुत संकीर्ण है। फ्योल किसी उत्पादक कंपनी के प्रकार के आधार पर प्रकारवादी सिद्धांत की रचना करते हैं। ड्रकर के नज़रिए से यह तरीका गलत है। वह कहते हैं कि खामाख्याली होगी यदि हम किसी खनन संस्थान की अंतर्दृष्टि और व्युत्पत्ति में किसी दूसरी कंपनी फर्म के संगठन की जरूरतों और चुनौतियों का हल करने की अपेक्षा करें। सदी की शुरुआत में खनन एक व्यापक व्यवसाय था, लेकिन आज की तारीख में बहुत ही मामूली व्यवसाय है। समकालीन संगठन न केवल आकार में व्यापक है बल्कि अपनी संरचना में भी पहले से कहीं ज़्यादा जटिल है। इसलिए पीटर ड्रकर तर्क देते हैं कि जो भी चीज़ें फ्योल के ज़माने की विशेष खनन कंपनियों के मुकाबले ज़्यादा जटिल हैं, बहुआयामी हैं अथवा उद्योगमुखी हैं, व्यापक कार्य क्षमता की मांग करती हैं, जो कि कार्यात्मक सिद्धांत में संभव नहीं है। अगर फ्योल के मॉडल को एक सीमा से ज़्यादा उपयोग में लाए तो यह अपने समय और प्रयास के संदर्भ में महंगा होने लगता है और संगठन के गलत दिशा में तेजी से बढ़ने का खतरा पैदा करता है, जिससे संगठन की ऊर्जा गैर जरूरी कामों में खर्च होने लगता है। इस तमाम सीमाओं को ध्यान रखते तो इस निष्कर्ष पर पहुंचा जा सकता है कि प्रकारवाद सिद्धांत को तमाम दूसरे सिद्धांतों की तरह एक सीमित अर्थ में इस्तेमाल किया जा सकता है, न कि किसी बृहद जटिल और खोजपरक लक्ष्यों को निर्धारित करने वाले संगठनों की रूपरेखा में। हेनरी फ्योल के मुताबिक आदेश की एकता का सिद्धांत सबसे महत्वपूर्ण है। इसका उल्लंघन सिर्फ दंड मुक्ति की स्थिति में ही किया जा सकता है। आदेश की एकता सिद्धांत के हालिया आलोचकों का कहना है कि उस संगठन में इस सिद्धांत पर आधारित पदानुक्रम को मजबूत करना व्यर्थ होगा जिस संगठन में एकता की भावना नाम मात्र की है, जहाँ व्यक्तिगत संपर्क बहुत सीमित हो तथा चीज़ों को देखने और समझने के नज़रिए में खासा मतभेद हो। ये आलोचक आगे सुझाते हैं, यदि आदेश की एकता का सिद्धांत लागू किया जाता है तो संगठन का मुख्य प्रशासक समन्वय की संग से घिर जाता है। फ्योल के विचारों की शास्त्रीय सिद्धांत के आलोचकों ने मुख्यतः चाहिए और आवश्यक जैसे शब्दों की सीमाओं में बंधे होने के कारण आलोचना की है, क्योंकि उनके मुताबिक इन शब्दों के इस्तेमाल के बाद मूल्यपरक अनुमानों तथा पर्याप्त प्रायोगिक आधार की गुंजाइश खत्म हो जाती। यही नहीं, इन आलोचकों का मानना है कि फ्योल के तमाम विचार आंतरिक अंतर्विरोध से भरे हैं। मसलन बर्नार्ड और साइमन फ्योल के विचारों की व्यापक आलोचना करते हुए कहते हैं, प्रबंधकीय संगठन को मात्र औपचारिक संगठन की संरचना हेतु सिद्धांत समूह गढ़कर नहीं समझा जा सकता। इसके मुताबिक संगठन में कई काम करने वाले कर्मचारियों को व्यवहार नियंत्रित व्यवहार से कई मामलों में अलग होता है। मानवीय संबंधों की विवेचना करने वालों का मानना है कि फ्योल और टेलर ने आदमी की महज यांत्रिक तथ्य की तरह इस्तेमाल किया है। इनके मुताबिक फ्योल और टेलर ने अपने प्रबंधकीय विश्लेषणों में कर्मचारियों की सामाजिक, मनोवैज्ञानिक और भावनात्मक जरूरतों की अनदेखी की है। अब हम फ्योल के प्रशासनिक सिद्धांत के जो योगदान है उसका एक मूल्यांकन करेंगे। जो फ्योल ने प्रशासनिक सिद्धांत में जो योगदान दिए हैं उसके बारे में हम पढ़ेंगे। हेनरी फ्योल प्रबंधन सिद्धांत को एक ऐसा स्वरूप प्रदान करने के लिए जाने जाते हैं जिसमें मैक्स वीबर के सामान्य सामाजिक सिद्धांतों और
F.W. टेलर के प्रयोगवाद की आत्मा मौजूद है। यही नहीं, तमाम आलोचनाओं के बावजूद यह फेयोल ही है जिन्हें व्यवसाय, उद्योग, राजनीति, धर्म और परोपकार में प्रयोग होने वाले प्रबंधन के सार्वभौमिक सिद्धांतीकरण का श्रेय प्राप्त है। अपने दूसरे समकालीन लेखकों की तुलना में फेयोल और टेलर ने लोक प्रशासन की समस्याओं पर व्यापक रूप से लिखा था। फेयोल और टेलर दोनों ही इस नज़रिए से सहमत हैं कि किसी भी उद्योग की सफलता सरल विधियों को तार्किक और सुसंगत तरीके से प्रस्तुत करने व प्रयोग करने पर निर्भर करती है। फेयोल के व्यापक चिंतन संदर्भ में संगठन की एक ऐसी विवेक सम्मत व्यवस्था खोजने का प्रयास है जो प्रशासनिक लक्ष्यों को आसानी से पूरा कर सके। वह मानते थे कि उद्योग अपनी वैधता ग्राहकों से वसूली गई कीमत के बदले दी जाने वाली सेवा अथवा उत्पादन के मूल्य से ही सिद्ध कर सकते हैं। इस लक्ष्य का पूरा होना ही संगठन को अपने सहयोगियों, कर्मचारियों, प्रबंधकों आदि और उनके सहयोग को पुरस्कृत करने की अनुमति देता है। फेयोल कार्यों में पैदा होने वाले प्रबंधकीय नजरिए की अवधारणा के प्रवर्तक थे। फेयोल ने प्रबंधन का एक वृहद और सुग्राह्य परिप्रेक्ष्य प्रदान किया, साथ ही एक ऐसा ढांचा भी विकसित किया जिसे बाद में इस क्षेत्र में आने वालों को प्रोत्साहित किया, उन्हें सहायता पहुंचाई। उनके कार्यों में सबसे दिलचस्प और महत्वपूर्ण उनका यह दर्शाना है कि उच्च स्तर पर तकनीकी ज्ञान का स्तर आवश्यकता रूप से कम होता है, पर प्रशासनिक कला के ज्ञान का महत्व बढ़ जाता है। फेयोल द्वारा विकसित तमाम सिद्धांतों को आज बृहद तौर पर योजना बनाने तथा कंपनी के संरचनात्मक विकास में सहयोग देने के लिए इस्तेमाल होता है। इनके द्वारा सुझाए गए 14 प्रबंध सिद्धांतों में से एक, दिशा की एकता, हर गतिविधि के लिए एक ही मुख्य अधिकारी और एक ही योजना तथा आदेश की एकता, एक ही बॉस का होना, इन दो को आजकल सबसे ज़्यादा इस्तेमाल में लाया जा रहा है। उनका एक और सिद्धांत जिसका वर्तमान में बहुत ज़्यादा उपयोग हो रहा है, उपयोगिता का सिद्धांत, जिसमें इस बात पर चर्चा की गई है कि जिम्मेदारी अधिकार के बराबर होनी चाहिए अथवा अधिकार जिम्मेदारी के साथ अनुपातिक होना चाहिए, अर्थात हर पद में पदाधिकारी को अपनी जिम्मेदारी को निभाने के लिए पर्याप्त अधिकार दिया जाना चाहिए। यहाँ तक कि फेयोल के प्रकार्यवाद सिद्धांत के कट्टर आलोचक पीटर ड्रकर भी इस बात को स्वीकारते हैं कि कुछ मामलों में उनके सिद्धांत की प्रासंगिकता अब भी कम नहीं हुई है। फेयोल के प्रकार्यात्मक संगठन छोटे व्यवसायों की संरचना जानने का सबसे उत्तम साधन है। मैक्स वेबर ने आदेश की श्रृंखला को औपचारिक संगठनों का एक सबसे महत्वपूर्ण तथ्य माना है। फेयोल ने अधिकारियों की क्रमिकता की इस व्यवस्था को एक रैखिक अवधारणा के जरिए स्पष्ट किया है और निर्णय लेने तथा संचार को बेहतर बनाने में इसकी भूमिका के महत्व को रेखांकित किया है। हालांकि फेयोल के आलोचक बार बार इस बात पर बल देते हैं कि वे अपने सिद्धांतों में मानवीय घटकों की अपेक्षा करते हैं, मगर एल्बर्ट का मानना है कि ऐसा नहीं है। वे जोर देकर कहते हैं कि फेयोल मानवीय घटनाओं से अनभिज्ञ नहीं थे। वे जिस फ्रांसीसी खनन संस्था में प्रमुख अधिकारी की हैसियत से कार्यरत थे, वहाँ कर्मचारियों के साथ उनके महज मानवीय रिश्ते थे, जिनको उन्होंने एक व्यवहार पद्धति विकसित करके बनाया था। फेयोल का यह कथन भी इस क्षेत्र में उनकी जानकारी को दर्शाता है। प्रशासनिक सिद्धांतों की संख्या की कोई सीमा नहीं है। प्रत्येक प्रशासनिक नियम या तरीका जो संगठन के मानवीय पक्ष को पुष्ट करता है, उसके कार्य ढंग को सुगम तथा ग्राह्य बनाता है, वह सिद्धांत बन जाता है और तब तक सिद्धांत बना रहता है जब तक अनुभव इसे योग्य पाते हैं, यानी जब तक कि अनुभव की कसौटी पर खरा उतरता है। फेयोल के मानव व्यवहार संबंधी विचार टेलर के विचार से कहीं ज़्यादा स्पष्ट और व्यापक समझ विकसित करने वाले हैं। जैसा कि बर्टन ग्रास कहते हैं, कर्मचारी फेयोल के लिए सबसे महत्वपूर्ण है। फेयोल का यह आरोप गलत है कि उन्हें सिद्धांत यांत्रिक है। वे खुद ही थे कि उनके सिद्धांतों को दृढ़ नियमों की तरह नहीं लिया जाना चाहिए। उनके शब्दों में जो उन्होंने कहा है, प्रबंध के मामले में कुछ भी पूर्ण नहीं है। कभी कभी ऐसा भी होता है कि एक ही नियम को समय और संदर्भ के हिसाब से दूसरी तरह इस्तेमाल किया जाता है, भिन्न परिस्थितियों में भिन्न अर्थ के साथ। भावना से माना जा सकता है कि फेयोल प्रकार्यवाद के अपने दृढ़ सिद्धांत पर दोबारा विचार करने के लिए तैयार थे। वह इस आलोचना को सकारात्मक ढंग से लेते थे कि प्रकार्यवाद के तहत एकीकृत नियंत्रण और आदेश को अमली जामा पहनाने में मुश्किल होती है। वे खुद भी इस बात को खुले मन से स्वीकार करते थे कि उनके सूत्रीकरण पर सुधार किए जा सकते हैं। अभी आलोचना के संदर्भ में यह साहस कि इस पराकाष्ठा तक पहुँचे थे कि अपनों को सर्वोत्तम तरीके का प्रतिनिधि नहीं मानते थे। वे साफ कहते थे कि वे ऐसे तरीकों को नहीं विकसित कर सके जिन्हें बदली हुई परिस्थितियों में ज्यों का त्यों इस्तेमाल किया जा सके। इसी के साथ ये अध्याय खत्म हुआ। धन्यवाद दोस्तों, अपना कीमती समय देने के लिए।